नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की अब खैर नहीं। ग्रे लिस्ट में शामिल होने के बाद भारत के इस रुख से बढ़ेगी इमरान सरकार की मुश्किलें। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नए साल पर ताइवान की चीन को नसीहत, आज़ादी अपराध नहीं है, तानाशाही के खिलाफ होगी लोकतंत्र की जंग। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नव वर्ष पर काशी विश्वनाथ धाम में गूंजी 1001 शंखों की ध्वनि और बन गया विश्व रिकॉर्ड। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत के 23 राज्यों में फैल चुका है ओमिक्रॉन, कुल 1431 मामले सामने और महाराष्ट्र में आए सबसे ज्यादा 454 केस। और इसी के साथ दोस्तों जिक्र होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ने दी है नव वर्ष की बधाई। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, और अगर आप भी देश की सेना के साथ समर्थन में खड़े हैं, तो दोस्तों वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। उससे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों 2000 लाइक का हमारा लक्ष्य है, सभी देशभक्त एकजुट होकर के लाइक दबाकर अपना समर्थन देकर लक्ष्य पूरा कराने में योगदान दें। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान की अब खैर नहीं, ग्रे लिस्ट में शामिल होने के बाद भारत के इस रुख से बढ़ेगी इमरान सरकार की मुश्किलें। जी हां दोस्तों, वर्ष 2022 भारत के लिए खास है। जनवरी 2022 में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद के खिलाफ गठित समिति की अध्यक्षता करेगा। भारत ने यह संकेत दिया है कि वो सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बीच आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को मुद्दा बनाएगा। भारत के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देने में जुटे पाकिस्तान सरकार को बेनकाब करने का बेहतरीन अवसर हाथ लगेगा। भारत ने कहा है कि वो सहयोगी देशों के साथ मिलकर आतंकवाद पर काम करेगा। भारत का यह प्रयास होगा कि पाकिस्तान में शरण लिए हुए आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नए साल पर ताइवान की चीन को नसीहत, आज़ादी अपराध नहीं, तानाशाही के खिलाफ होगी लोकतंत्र की जंग। जी हां दोस्तों, नए साल पर ताइवान ने चीन को नसीहत दी है। ताइवान ने चीन से कहा है कि आज़ादी कोई अपराध नहीं है, तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र की जंग होगी। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने शनिवार को बताया कि चीन की तरफ से मिलिट्री और डिप्लोमेटिक दबाव की वजह से ताइवान को अपनी आज़ादी और प्रजातंत्र को लेकर काफी दबाव का सामना करना पड़ा है। नए साल के मौके पर अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि प्रजातंत्र और आज़ादी के लिए कामकाज करना अपराध नहीं है। हांगकांग के समर्थन में ताइवान की स्थिति नहीं बदलेगी। अपनी चिंताओं को जाहिर करने के बावजूद मुश्किलों से हासिल की गई अपनी आज़ादी और प्रजातंत्र को लेकर हम काफ़ी गंभीर हैं और इसे एंजॉय भी करते हैं। ताइवान की राष्ट्रपति ने चीन का नाम लेकर कहा कि हम ताइवान को पहले से भी बेहतर बनाएंगे और हम दुनिया को ये दिखा देंगे हौसला है कि वो सत्तावादी चीन के छाया से बाहर निकलकर और भी बेहतर बन सकता है और अब हम दबाव भी झेल सकते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि नव वर्ष पर काशी विश्वनाथ धाम में गूंजी 1001 शंखों की ध्वनि और बन गया विश्व रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, श्री काशी विश्वनाथ धाम में नव वर्ष के पहले ही दिन एक नया कीर्तिमान बन गया है। काशी विश्वनाथ धाम में पहली बार 1001 शंखों की ध्वनि गूंजी है। बनारस और काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास में यह पहला मौका है जब इतनी संख्या में वादकों ने एक साथ शंखनाद किया हो। इसके साथ ही सामूहिक शंखनाद का विश्व रिकॉर्ड कायम हो गया है। इससे पहले कभी भी इतनी संख्या में एक बार शंखनाद नहीं हुआ था। धाम के लोकार्पण पर मास पर्यंत चलने वाले कार्यक्रमों के तहत संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में यूपी समेत कई राज्यों के लोगों ने हिस्सेदारी ली है। और इसमें आपको बता दें कि 1001 शंखों की ध्वनि से गूंज गया है काशी विश्वनाथ। करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि कोरोना से जुड़ी आ रही है। भारत के 23 राज्यों में फैल चुका है ओमिक्रॉन, कुल 1431 मामले आए हैं सामने और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 454 केस किए गए हैं दर्ज। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी के साथ फैल रहा है। पूरे देश में अब तक ओमिक्रॉन के 1431 मामले सामने आ चुके हैं। 488 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। देश के 23 राज्यों में ओमिक्रॉन फैल गया है और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 454 मामले हैं और दूसरे नंबर पर 351 मामलों के साथ दिल्ली है। इसके अलावा तमिलनाडु में 118, गुजरात में 115, केरल में 109, राजस्थान में 69, तेलंगाना में 62 और हरियाणा में 37 मामले हैं। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि कोरोना के बढ़ते मामले के बीच भारत में वैक्सीनेशन का कार्य भी तेजी पर है और इस बीच अब 15 से 18 साल के बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन देने की घोषणा कर दी गई है। इसके लिए आज से टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण
टीकाकरण शुरू हो रहा है। बता दें कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 145.16 करोड़ टीके की खुराक दी जा चुकी है। इस पर करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ने दी नव वर्ष की बधाई। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नव वर्ष की बधाई देते हुए सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियों और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के अपने पुराने वीडियो को ट्वीट करते हुए नव वर्ष 2022 पर सभी को बधाई देते हुए लिखा कि 2022 की बधाई, ये वर्ष आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। प्रधानमंत्री ने आगे अपने ट्वीट में लिखा कि हम प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुएं और अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने के लिए और भी अधिक मेहनत करें। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया कि आप सभी को वर्ष 2022। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया कि आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से कामना है कि ये साल आपके लिए सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। खुशखबरी, मोदी सरकार ने किसानों के खाते में भेजे 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। फटाफट चेक करें बैलेंस। यहाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को नए साल का तोहफा देते हुए पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त यानी कि 10th इंस्टॉलमेंट को जारी कर दिया है। इस किस्त में सरकार ने 10 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ से ज्यादा ट्रांसफर किए हैं। साथ ही पीएम ने लगभग 351 किसान उत्पादक संगठनों को 14 करोड़ से ज्यादा का इक्विटी अनुदान भी जारी किया। इससे 1.24 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए 3 किस्तों में भेजे जाते हैं। हर 4 महीने में 2,000 रुपए की किस्त आती है। पीएम किसान पोर्टल के मुताबिक स्कीम की पहली किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है। दूसरी किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच किसानों के खाते में पहुंचती है। तीसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नए साल पर खुशखबरी, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 102 रुपए की कटौती, नया रेट जारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नए साल पर एलपीजी ग्राहकों के लिए एक राहत वाली खबर आई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 102 रुपए की कटौती की है। नई कीमतें 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हैं। हालांकि घरेलू रसोई गैस की कीमतों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले महीने 1 दिसंबर को 19 किलो वाली कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 103 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर तक की बढ़ोतरी की गई थी। आपको बता दें दोस्तों कि नए साल पर यह कमर्शियल सिलेंडर वालों को बड़ी खुशखबरी दी गई है। रुक की बड़ी खबर की तरफ। मंदिरों के पास शराब की दुकानों को लेकर घिरी दिल्ली सरकार, बीजेपी ने दी कड़ी चेतावनी। जहां दोस्तों, देश की राजधानी में नई आबकारी नीति को लेकर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ठन गई है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को चेतावनी दी है कि अगर नई आबकारी नीति को नहीं बदला गया तो दिल्ली में चक्का जाम कर देंगे। दिल्ली बीजेपी की तरफ से कहा गया कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी आबकारी नीति वापस नहीं लेती है तो बीजेपी 3 जनवरी को दिल्ली में 14 जगहों पर चक्का जाम करेगी। दिल्ली बीजेपी के आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति के तहत पूरे शहर में शराब की दुकानें अवैध रूप से खोल रही है। आदेश गुप्ता ने कहा कि धार्मिक स्थलों या स्कूलों के आसपास शराब की दुकानों को नहीं खोलने दिया जाएगा। अगर इन जन विरोधी आबकारी नीति को वापस नहीं लिया गया तो पार्टी 3 जनवरी को पूरे शहर में 14 जगहों पर चक्का जाम करेगी। तो दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उम्मीदों का नया साल, ताज नगरी के 80,000 और घरों तक पहुंचेगा गंगा जल। जी हाँ दोस्तों, आगरा में कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट इस साल पूरे होने की उम्मीद है कि नए साल में ताजमहल के पास 24 घंटे पानी मिलेगा तो शहर के 80,000 घरों तक गंगा जल पहुंचने लगेगा। परिवहन एवं यातायात की भी परियोजनाएं पूरी होंगी। उम्मीदों की पहली सुबह नागरिकों को कोरोना से बचाव, पर्यावरण एवं जल संरक्षण और सफाई रखने की शपथ लेनी होगी। वहीं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में यमुना नदी पर रेलवे पुल इस साल की 6 माही में पूरा हो जाएगा। एतमादपुर से आने वाले रेलवे ट्रैक को जोड़ेगा और आगरा रेल मंडल के वाणिज्य प्रबंधक SK श्रीवास्तव ने बताया कि इससे स्ट्रेची ब्रिज रेलवे पुल से यातायात कम हो जाएगा। आगरा फिरोजाबाद हाईवे स्थित कबीरपुर में 12.5 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक वाहन फिटनेस सेंटर बन रहा है। ARTO अनिल कुमार सिंह ने बताया कि ये मार्च 2022 में शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर। यूक्रेन के मुद्दे पर रूस और अमेरिका
अमेरिका में तनातनी, एक ने दी धमकी तो दूसरे ने दे डाली सलाह। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका और रूस आमने सामने हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस संबंध में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की और यूक्रेन के मसले पर संयम बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में रूस अपना हस्तक्षेप बंद कर दे। वहीं व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि अगर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए तो नतीजे बुरे होंगे। तो दोस्तों, दो बड़े सुपर पावर और दोनों के हेड ऑफ द स्टेट एक दूसरे से टक्कर ले रहे हैं। अमेरिका सलाह दे रहा है तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सीधे सीधे दे रहे हैं धमकी। अगली बड़ी खबर की तरफ, चीन का बड़ा झटका। यूएस एवं उसके सहयोगी देशों ने की बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों का बहिष्कार का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 1 नवंबर को अमेरिका ने चीन में होने वाली शीतकालीन ओलंपिक खेलों के बहिष्कार का ऐलान करके चीन को बड़ा झटका दिया था। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने ऐलान किया कि साल 2022 में चीन के बीजिंग शहर में होने वाले शीतकालीन खेलों में अमेरिकी अधिकारी हिस्सा नहीं लेंगे। अमेरिका ने यह ऐलान ऐसे समय पर किया है जब चीन ने प्रण किया है कि वो इस तरह के राजनयिक बहिष्कार के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। इससे पहले पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि वो चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड के विरोध में खेलों के राजनयिक बहिष्कार पर विचार कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नए साल में आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरने में मिल सकती है बड़ी कामयाबी। भारत को यूनाइटेड नेशन से मिली है ये बड़ी जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद आतंकवाद को बढ़ावा देने में जुटे पाकिस्तान सरकार को बेनकाब करने का भारत को इस वर्ष बेहतरीन मौका हाथ लग रहा है। भारत 1 जनवरी 2022 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद के खिलाफ गठित समिति की अध्यक्षता करेगा। भारत की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि वो परिषद के सदस्य देशों के बीच आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को सहयोग का केंद्र बनाने के लिए काम करेगा और इस बारे में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस जैसे सहयोगी देशों के साथ और बेहतर संपर्क कायम कर काम किया जाएगा। भारत की कोशिश होगी कि जो आतंकी पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर प्रहार। 2021 में 100 ऑपरेशन में 182 आतंकी ढेर, 44 टॉप आतंकी भी गोली का हो चुके हैं शिकार। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ अभियान तेज कर रखा है। सिर्फ 2 से 3 दिनों में ही 9 आतंकियों को ठिकाने लगा दिया गया है। समाचार एजेंसी के मुताबिक पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में 100 सफल ऑपरेशनों में कुल 182 आतंकियों को मार गिराया गया है, जिसमें 44 शीर्ष आतंकी शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस साल केंद्र शासित क्षेत्र में 134 युवाओं ने आतंकवादी संगठनों को ज्वाइन किया। इनमें से 72 को ढेर कर दिया गया जबकि 22 को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने कहा कि इस साल घुसपैठ में कमी आई है। सिर्फ 34 आतंकी घुसपैठ करने में कामयाब हो सके हैं। इसके अलावा पंथा चौक में एक पुलिस बस पर हमले में शामिल जैश ए मोहम्मद के 9 आतंकवादियों को पिछले 24 घंटों में मार गिराया गया। तो दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। जबरदस्त सफलता देश के सेना के हाथ लगी है और आतंकवाद पर जम्मू कश्मीर में किया गया है जबरदस्त प्रहार। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव को गृह मंत्री अमित शाह की चेतावनी, हिम्मत हो तो रोक कर दिखाएं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, जन विश्वास यात्रा के जरिए लोगों से भाजपा को जिताने की अपील करने बरेली पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। हालांकि इससे पहले अमित शाह ने शहर के विभिन्न मार्गों से रोड शो निकाला। गृह मंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और बरेली सांसद संतोष गंगवार भी मौजूद थे। इसके बाद गृह मंत्री पटेल चौक स्थित जनसभा को संबोधित उन्होंने किया। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 7 मिनट के भाषण में विरोधियों पर जमकर प्रहार किए और भाजपा सरकार की खूबियां भी गिनाई। अमित शाह ने सपा को चेतावनी देते हुए कहा कि अखिलेश यादव मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे कहा करते थे। अब देखना ये है कि क्या वो अयोध्या में राम मंदिर। जनसभा के दौरान उमड़ी भीड़ को देखकर अमित शाह गदगद हो गए। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता के स्नेह और समर्थन से पता चलता है कि भीड़ 300 से ज्यादा सीटों के साथ बीजेपी को फिर से उत्तर प्रदेश में सत्ता में ला रही है।
आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह शाम 4:30 बजे विशेष विमान से बरेली के त्रिशूल एयरबेस पर पहुंचे थे और उनकी अगवानी के लिए भाजपा नेता और तमाम अधिकारी त्रिशूल एयरपोर्ट स्टेशन पर मौजूद रहे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में कोबरा कमांडरों ने की बड़ी कार्रवाई, नक्सलियों को कर दिया ढेर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों संग कोबरा कमांडरों की मुठभेड़ हुई है। दावा किया जा रहा है कि इस एनकाउंटर में कई नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। औपचारिक आंकड़ा अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन दावे जरूर हैं कि नक्सलियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। जानकारी दी गई है कि आज किस्टाराम के पालाचमा की पहाड़ियों पर नक्सलियों संग मुठभेड़ शुरू हुई थी और इस मुठभेड़ में नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे कोबरा 208 बटालियन के जवान। और लगातार हुई उस गोलाबारी में एक जवान के घायल होने की भी खबर सामने आई है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से घायल जवान का घटना स्थल से रेस्क्यू कर लिया गया है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड, नए वर्ष के पहले दिन विश्वनाथ धाम में विश्व में गूंजेगा शंखनाद और 1001 लोग एक साथ बजाएंगे शंख। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण पर मास पर्यंत चलने वाले कार्यक्रमों के तहत वर्ष 2022 के पहले दिन एक नया कीर्तिमान बनेगा। शनिवार को बाबा के दरबार में नए साल के पहले दिन 1001 शंखनाद कर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। वहीं आपको बता दें कि धाम से विश्व भर में शंखनाद की गूंज सुनाई देगी और इसका आयोजन प्रयागराज स्थित उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा होगा। वहीं सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक कार्यक्रम प्रस्तावित है। शंख वादन के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, जिसका विज्ञापन काफी चर्चा में आया था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक देश भर में लगभग 1500 शंख वादकों ने आवेदन किया, जिसमें 20 आवेदन प्रयागराज से हैं और इसके अलावा पूर्व उत्तर क्षेत्र से 200 शंख वादक शामिल हैं। तो कहते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2 जनवरी को मेरठ आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का करेंगे शिलान्यास। जहां दोस्तों 2 जनवरी को मेरठ जाएंगे और दोपहर करीब 1 बजे पीएम मोदी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मेरठ के सरधना शहर के सलावा और कैली गांव में की जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा का समाजवादी इत्र भ्रष्टाचार का बदबू फैला रही है। जहां दोस्तों जिस तरह से रायबरेली में हरचंदपुर, रायबरेली सदर समेत अन्य कांग्रेसी नेता ने भाजपा के साथ जुड़ने का काम किया है, उससे प्रदेश की कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। दरअसल दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने सपा पर हमलावर होते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी हो, भ्रष्टाचार इनके जीन्स का हिस्सा बन गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कपड़ों पर सरकार ने दी राहत, 1 जनवरी से बढ़ना था जीएसटी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल ने कपड़ों पर टैक्स 5% से बढ़ाकर 12% करने के फैसले को फिलहाल टाल दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में इस बढ़ोतरी को फिलहाल टालने का फैसला किया गया है। हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्री मिनिस्टर बिक्रम सिंह ने ये जानकारी दी है। फरवरी में होने वाली अगली बैठक में इनकी समीक्षा की जा सकती है और इससे पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि काउंसिल इस बढ़ोतरी को फिलहाल टाल सकता है। 1 जनवरी 2022 से टेक्सटाइल और जूतों पर 5% से बढ़कर 12% जीएसटी की योजना थी। राज्य सरकार से लेकर इन क्षेत्रों से जुड़े उद्योग और कारोबारी इसका विरोध कर रहे थे और अब इसको टाल दिया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, 36 घंटे में 9 आतंकी कर दिए गए हैं ढेर। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। वहीं आपको बता दें कि बीते 36 घंटे में जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी मारे जा चुके हैं और इस दौरान पुलिस के 3 और सीआरपीएफ के 1 जवान घायल हो गए हैं। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि श्रीनगर में देर रात सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 अन्य अज्ञात आतंकवादियों के साथ आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े सुहेल अहमद राथर के रूप में पहचाने गए एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि उनके पास से हथियार और गोला बारूद सहित कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई।